कैसे आप सभी लोग द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 12 के इतिहास का चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक के वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। आप सभी को पता है कि आपके मिड टर्म के एग्जाम भी 21 सितंबर को हैं, तो उस लिहाज से भी ये वीडियो बेहद महत्वपूर्ण। अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया है तो इस वीडियो को देख लीजिए और इस वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसे कर लीजिए, इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं आने वाले। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और चूंकि हमारे चैनल द पॉलिटिकल मास्टर के द्वारा इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट वीडियो जो है अपलोड की जाएगी क्लास 11, क्लास 12 हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी की। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले चैप्टर के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जहां से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं और इस बार पूछे जा सकते की पूरी संभावना है। तो क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप। तो क्वेश्चन है कि भाई पुरातात्विक हड़प्पाई समाज में सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं का पता किस प्रकार लगाते हैं, वे कौन सी भिन्नताओं पर ध्यान देते हैं। तो जो पुरातात्विक जो हैं हड़प्पाई समाज में भिन्नताओं का पता कैसे लगाते हैं और इन भिन्नताओं को पता लगाने के लिए किन किन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। तो सबसे पहले समाधान विलासिता की वस्तुएं। तो समाधान के तरीकों से भी हड़प्पा सभ्यता में जो है किस व्यवस्था की बात की जाती है, तो वहाँ पर वो आर्थिक सामाजिक भिन्नताओं को पता लगाते हैं। एक पहला है समाधान का तरीका, दूसरा है विलासिता की वस्तुएं। ठीक है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में खुदाई तरह से बहुत सारे समाधान मिले हैं, यानी समाधान मतलब दफनाने का तरीका, शवों को दफनाने के तरीकों को हम समाधान कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे समाधान मिले जिनके साथ बहुत सारी कीमती वस्तु मिली हैं, और ऐसे बहुत सारे समाधान मिले जहाँ पर उस प्रकार की कीमती वस्तुएं नहीं मिले। जो लोग बड़े होते थे या उच्च वर्ग के होते थे उनके पास उनके कब्र में उनके साथ बहुत बहुमूल्य धातुएं भी मिली हैं, जबकि जो कमज़ोर वर्ग होता था या मजदूर वर्ग होता था उसके पास वो सारी वस्तुएं नहीं मिलती है। तो पहला है समाधान, दूसरा है विलासिता की वस्तुएं। इसमें अगर हम बात करें तो चक्किया, मृदभांड, सुइयाँ, झावा आदि शामिल हैं। इसी प्रकार से ऐसे बहुत सारी चीज़ें में जो बेशकीमती होती थी और वहाँ के समाजों का स्तर जो है अपेक्षाकृत अन्य समाजों से काफ़ी अच्छा रहा होगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आप इस तथ्य से सहमत है कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों की जल निकास प्रणाली नगर योजना की ओर संकेत करती है, अपने उत्तर के कारण में बताइए। अथवा पूछा कि हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली नगर नियोजन की ओर संकेत करती है, इस कथन के उदाहरण से पुष्टि कीजिए। इसी में अथवा में जोड़ा गया कि हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक सावधानी पूर्वक नियोजित जल निकासी प्रणाली थी, स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन कई बार सीबीएसई ने पूछा है, ठीक है, इस बार भी पूछे जाने की संभावना। तो ये वो क्वेश्चन है जो बार बार रिपीटेड हैं, और इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए भी क्योंकि ये हड़प्पा सभ्यता के आपका जो चैप्टर है ना, उस चैप्टर के मूल क्वेश्चनों में से आते हैं, तो इसलिए बार बार पूछेंगे और बार बार पूछे भी जाएंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम वो सारी चीज़ें आपको देने वाले हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे। कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम का सवाल, आपके कैरियर का सवाल है। इतना तो आप इसके लिए कर ही सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि ये वीडियो अधिक से अधिक बच्चों तक पहुँच सके। इसी प्रकार है हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थों की सूची बनाइए। कोई भी एक प्रकार का मनका बनाने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो भाई हड़प्पा सभ्यता में जो है मनके बनाने के लिए किन किन चीज़ों का प्रयोग किया जाता था, यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जिन जिन चीज़ों का प्रयोग किया जाता था वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो यहाँ पर सुंदर लाल रंग का कार्नेलियल, जैस्पर, स्पैटिक क्वार्ट्रस, पत्थर, तांबा, कांसा और सोने जैसी धातुएं और संग, फाइनल और पक्की मिट्टी आदि शामिल हैं। मनके बनाने की प्रक्रिया क्या है, तो मनके बनाने की प्रक्रिया भी क्या है। उदाहरण के लिए कार्नेलियर के मनके बनाने की प्रक्रिया में कई चरण थे। तो चरणों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर चरणों से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 2010 में सीबीएसई ने इसको क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन क्या कि चर्चा कीजिए कि पुरातात्विद किस प्रकार अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं, यानी जो पुरातात्विद है वो किस प्रकार अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से जो है अगर बात करें, ठीक है, और पुरातात्विद अपनी खोजों को किस प्रकार वर्गीकृत करते हैं, वर्णन कीजिए। तो खोजों को वर्गीकरण, पूरा वस्तु की उपयोगिता को समझना, अप्रत्यक्ष साक्ष्य, संदर्भ की रूपरेखा विकसित करना और पुरातात्विक व्याख्या की समस्याओं का समाधान। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, क्योंकि मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता,
क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। वैसे भी वीडियो कम से कम जो है 50 से 60 मिनट की होने वाली है, इसलिए ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप हमारे टेलीग्राम पर डायरेक्ट जाकर इसका जो PDF वर्जन वहाँ से आप डाउनलोड कर दीजिए। टेलीग्राम का जो लिंक है चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। या आप वैसे भी हमारे टेलीग्राम चैनल का जो नाम है द पॉलिटिकल मास्टर है, उसे सर्च कीजिए, आप वो सर्च बार में भी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट की अगर बात करें तो कुछ जो है एक नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। MCQ बेस पे क्वेश्चन है चैप्टर से। तो हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में नीचे दिए गए जोड़ों में सही मिलान वाले जोड़ों का चुनाव कीजिए। तो ये जो सही जोड़ा है वह है गृह स्थापत्य, यानी एकता को, एकाग्रता को महत्व दिया गया है। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का एक अन्य नाम कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता भी हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा लोगों का पालतू जानवर नहीं था? तो गाय जो है हड़प्पा लोगों का पालतू जानवर नहीं था, गाय। इसी प्रकार से हड़प्पा स्थलों से निम्न प्रजाति के पशु हड्डियाँ मिली हैं। तो हिरण की मिली हैं, जंगली सुअर, घड़ियाल और सभी की वहाँ पर हड्डियाँ यहाँ से मिली हैं। हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हरियाणा का स्थल कौन सा है? तो बनावली जो है हरियाणा का है, कालीबंगा राजस्थान, लोथल गुजरात, ठीक है, सुतरगोई अफगानिस्तान। इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सुतरगोई नामक हड़प्पा स्थल किस देश में है? तो अफगानिस्तान में है, ठीक है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर मोहनजोदड़ो और क्या है, हड़प्पा सभ्यता है। भारत में अगर हम बात करें तो भारत के राजस्थान, ठीक है, हरियाणा, गुजरात, इन राज्यों में कई इस तरह से पाए जाते हैं। गुजरात की बात करें तो लोथल और वह वहाँ पर धौलावीरा है। हरियाणा की बात करें राखीगढ़ी और बनावली है, ठीक है। तो इधर अगर राजस्थान की बात करें तो क्या है, कालीबंगा, काली चूड़ियों का शहर, इस तरह से, ठीक है। गुजरात के किस हड़प्पा स्थल पर जलाशय मिले हैं? तो धौलावीरा में मिले हैं। सबसे पहले खोजा गया हड़प्पा स्थल में से कौन सा? तो है हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषताओं में से क्या है? वो है नियोजित जल निकास की प्रणाली, सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक मानी जाती है, ठीक है। इसी प्रकार से विशाल स्नानागार किस हड़प्पा स्थल के दूर पर मिला है? तो मोहनजोदड़ो। तो इस तरह से जो MCQ है ना, ये आपको इस प्रकार से कर लेने हैं। क्लियर? चलिए आगे चले, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, हड़प्पा संस्कृति के 2 केंद्रों के नाम बताएं जहां संग से वस्तु बनाई जाती थी। तो नागेश्वर और बालाकोट, ठीक है। इसी प्रकार से अगला है हड़प्पा सभ्यता के 2 स्थान बताओ जहां खेतों की सिंचाई के संकेत मिले हैं। तो सुतरगोई अफगानिस्तान में नहरों के अवशेष और धौलावीरा में जलाशय, ठीक है। चलिए, हड़प्पा सभ्यता के पालतू जानवर कौन कौन से थे? उस समय के जंगली जानवरों के नाम बताइए। तो यहाँ पर पालतू जानवर थे मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी और सुअर। जंगली जानवर में जंगली सुअर, वाराह और हिरण और घड़ियाल के नाम आते हैं। हड़प्पा सभ्यता में सिंचाई के लिए नहरों के अवशेष कहाँ से मिले? तो अफगानिस्तान में सुतरगोई नामक पूरा स्थल से यहाँ पर इसके साक्ष्य जो है मिले हैं। इसी प्रकार से हड़प्पा बस्तियों में प्रयोग में लाई गई ईंटों की कोई एक विशेषता बताओ। तो इन ईंटों की लंबाई इनकी ऊंचाई की 4 गुनी और चौड़ाई ऊंचाई की 2 गुनी होती थी, ठीक है। चलिए, इन सभी को आपको कर लेना है, ठीक है। अगला है आपका हड़प्पा लोगों के लिए निर्वाह के तरीके कौन कौन से थे, अथवा इतिहासकारों ने हड़प्पा संस्कृति के निर्वाह के तरीकों को किस प्रकार की नई दिशा प्रदान की? एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इस तरह से आपको करना है। इसी प्रकार से हड़प्पा के शहरी केंद्रों के सर्वाधिक अनूठे पहलू का संक्षेप में वर्णन कीजिए। 2010, 12 और 24 में पूछा गया है, 23 में माफ कीजिएगा। मोहनजोदड़ो का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों के विकास था, इस कथन को उदाहरण सहित पुष्टि कीजिए, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं। अगला बात करें तो यहाँ देख सकते हैं, मोहनजोदड़ो का निचला शहर दुर्ग से किस प्रकार भिन्न था? तो निचला शहर जो है दुर्ग से किस प्रकार भिन्न था? अगला है जॉन मार्शल के उत्खनन कार्य में क्या त्रुटि थी? इस समस्या का निदान किसने किया? हड़प्पा लिपि पर एक संक्षिप्त नोट लिखें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पाई समाज में जटिल फैसले लेने और उन्हें कार्यान्वित करने के संकेत मिले हैं। इस कथन के आलोक में स्पष्ट कीजिए क्या हड़प्पाई समाज में शासकों का शासन रहा होगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको करना है। तो इस तरह आप देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछा गया है। इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं बोर्ड एग्जाम में भी और मिड टर्म में भी पूछे जा सकते हैं। सेकेंड चैप्टर की बात करें 16 महाजनपद से,
ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं कि महाजनपदों के विशिष्ट अभिलक्षणों का वर्णन कीजिए। तो महाजनपद के जो विशिष्ट अभिलक्षण हैं वो कौन कौन से हैं, तो यहाँ से इस तरह जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए विशिष्ट अभिलक्षण की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं सामान्य लोगों के जीवन का पुनर्निर्माण इतिहास का किस प्रकार करते हैं और बताएं, तो यहाँ पे ठीक है इस तरह से क्वेश्चन जो है आपके पेपर में आएंगे। चलिए अगला देख सकते हैं अभिलेख शास्त्रों की कुछ समस्याओं की सूची बनाइए अथवा भारत के राजनीतिक और आर्थिक इतिहास को समझने के लिए अभिलेख साक्ष्यों की सीमाओं की आलोचनात्मक परख कीजिए। तो ये हम आपको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूँ, इसको आपको कर लेना है, ठीक है। अगला है मौर्य प्रशासन के प्रमुख अभिलेखों की चर्चा कीजिए। अशोक के अभिलेखों में इनमें कौन कौन से तत्वों के प्रमाण मिले हैं। CBSE 2017, 19 और 21 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये इसको पूरा कंप्लीट आपको करना है। चलिए नेक्स्ट की अगर बात करें, यहाँ देख सकते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी ईस्वी तक किसानों द्वारा कृषि उत्पादन वृद्धि के लिए अपनाए गए तरीकों को वर्णन कीजिए अथवा वर्णित काल 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी में कृषि के तौर तरीकों में किस हद तक परिवर्तन हुए। तो ये भी क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, 8 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है जो लघु अति लघु तरीके जो में आते हैं 8 नंबर से, ठीक है ना। इसी प्रकार से इस चैप्टर के जो कुछ MCQ हैं तो आप देख सकते हैं, इस MCQ भी आपको कर लेना है। निम्नलिखित में से किस राजा को पियदस्य अर्थात मनोहर मुखाकृति वाला को कहा गया है, तो अशोक को कहा गया है। महाजनपदों की संख्या कितनी थी, 16 थी। निम्नलिखित महाजनपद एक संघ था वज्जी। सबसे प्राचीन अभिलेख किस भाषा मिले हैं, तो प्राकृत भाषा मिले हैं। तो ये जो MCQ है ना ये आपको जरूर करना, डायरेक्ट MCQ यहाँ से जो है पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। यह देख सकते हैं निम्न राजा के अभिलेख की सबसे प्राचीन है, तो अशोक के अभिलेख सबसे प्राचीन है। धम्म का संदेश निम्नलिखित में किसने दिया था, तो धम्म का संदेश जो है अशोक ने दिया था, ठीक है। इसी प्रकार से ये कुछ MCQs हैं तो इनको आपको कर लेना है, ठीक है। चलिए और बात करते हैं जेम्स प्रिंसप कौन थे, उसने कौन सी 2 प्राचीन लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त करी, ठीक है। महाजनपद क्या थी, इनकी संख्या कितनी थी, ठीक है। कौन सा महाजनपद सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा, चंद्रगुप्त मौर्य कौन था। इसी प्रकार से भारतीय इतिहास की अवधि निर्धारित करने में सिक्के किस प्रकार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और प्रसिद्धियाँ क्या है, समुद्रगुप्त की प्रसिद्धि कौन सी थी, तो प्रसिद्धियाँ राजा की प्रशंसा में लिखे गए लेख हैं। और गुप्त शासक समुद्रगुप्त के बारे में हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रयाग प्रसिद्ध काफ़ी महत्वपूर्ण है। तमिलकम से क्या अभिप्राय है, तो तमिलकम से अभिप्राय उपमहाद्वीप के दक्कन उनसे दक्षिण के क्षेत्र से है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ पढ़ के वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको करना ही करना है, ठीक है। सुदर्शन झील का निर्माण कब और किसने करवाया, इसकी मरम्मत किस किस शासक ने करवाई। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा जा सकता है। इसके अलावा प्रभावती गुप्त कौन थी, मनुस्मृति क्या है, बाण भट्ट कौन था, उसने कौन सा ग्रंथ लिखा था। दानात्मक अभिलेख क्या है, आहत सिक्के कब और किसने जारी किए, ये किस धातु के बने हुए थे, उनका एक महत्व बताओ। सोने के सिक्के सबसे पहले कब और किसने जारी किए। अशोक द्वारा धारण किए 2 उपाधियों के नाम बताओ। अशोक के सिंह से इसको आज महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी का लेखक कौन था, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन। इसके अलावा ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से होने वाले परिवर्तनों और उनकी जानकारी स्रोतों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अथवा है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को प्राय आरंभिक भारतीय इतिहास में एक मोड़ बिंदु माना जाता, कोई 2 तर्क प्रस्तुत कीजिए। तो यहाँ से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। चलिए मौर्यकालीन इतिहास की रचना करने वाले किन्हीं 4 स्रोतों को स्पष्ट कीजिए। अथवा मौर्य साम्राज्य के इतिहास की रचना के लिए इतिहासकारों ने विभिन्न प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया, स्पष्ट कीजिए। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गुप्त शासकों का इतिहास लिखने में सहायक स्रोतों का वर्णन किया, तो मौर्य वाला जरूर आएगा, ठीक है। ये आपको देखना है। PDF में बार बार बताऊँ, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट, जाकर वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक जो है चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। इसी प्रकार से भारत के प्रारंभिक इतिहास में मौर्य साम्राज्य को एक प्रमुख काल क्यों माना गया है, तो मौर्य साम्राज्य को प्रमुख काल क्यों माना गया है। CBSE 2019 में इसे क्वेश्चन को पूछा गया है, फिर 21 में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया था, ठीक है।
अगला है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी में देहात के लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थितियों का वर्णन कीजिए। सीबीएसई 2018 में को पूछा गया है। ठीक है, तो 8 नंबर में इस तरह जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर में। 8 नंबर के यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। अभिलेख किसे कहते हैं, जनपद से क्या अभिप्राय है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अभिलेख किसे कहते हैं, जनपद से क्या अभिप्राय है, यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा गया है और पूछा जा सकता है। इसको आप देख सकते, इस तरह से क्वेश्चन जो है पूछा गया। ठीक है ना। ये चलिए नेक्स्ट, संगम ग्रंथ क्या है। तो संगम ग्रंथ क्या है, हरिसेन कौन था, अग्रहार से क्या अर्थ है, मुद्रा से, मुद्रा शास्त्र से क्या अभिप्राय है, उन कारकों की व्याख्या कीजिए जिन्होंने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध को सबसे अधिक शक्तिशाली महाजनपद बनाने में सहायता पहुंचाई। तो ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना है। ठीक है ना, ये सारे आपको कर लेने हैं। अगला है, स्पष्ट कीजिए कि विशिष्ट परिवारों में पितृवांशिकता क्यों अनिवार्य रही होगी, अथवा 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के दौरान प्रचलित पितृवांशिकता के आदर्श की व्याख्या कीजिए। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी आपको लेकर आगे बढ़ना है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, क्या यह संभव है कि महाभारत का एक ही रचयिता था, चर्चा कीजिए, अथवा महाभारत के मूल कथा के रचयिता कौन थे, महाभारत के 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 4वीं शताब्दी ईसा के बीच पूर्ण होने के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए, अथवा महाभारत के लेखकों और लेखन काल के विषय में आप क्या जानते हैं। ये क्वेश्चन जो है 8 नंबर में पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इस चैप्टर से जो एमसीक्यू हैं आप देख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण धर्मसूत्र धर्मशास्त्र क्या है, मनुस्मृति, गोत्र का आधार क्या था, किसी वैदिक सृष्टि का नाम। तो ये जो एमसीक्यू हैं डायरेक्ट यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। मृच्छकटिकम नामक नाटक का लेखक कौन था, तो वह शूद्रक। मनुस्मृति में माता पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति में विशेष भाग का अधिकारी था ज्येष्ठपुत्र। तो ये एमसीक्यू आपको यहाँ से करने हैं। क्लियर। चलिए, इसी प्रकार से जो है महाभारत की मूल कथा का संबंध किससे है, महाभारत की युद्ध क्यों हुआ, कुल और जाति में क्या अंतर है, वंश क्या होता है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके पेपर में। इंद्र कौन थे, अंतर्विवाह और बहिर्विवाह में अंतर बताइए। बहुपत्नी प्रथा में अंतर समझाइए। पितृवांशिकता और मातृवांशिकता में अंतर स्पष्ट कीजिए। गौतम और वशिष्ठ कौन थे, गांधारी कौन थी, ब्राह्मण किन लोगों को चांडाल कहते थे, समाज में उनका क्या स्थान था, और क्या महाभारत काल में पत्नियों को पतियों की निजी संपत्ति माना जाता था, स्पष्ट कीजिए। और इस तरह से एकलव्य जो है किस जाति से संबंधित थे, ये भी क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। अगला है, जाति पर आधारित सामाजिक वर्गीकरण क्या था और श्रेणियां क्या थी। ब्राह्मणी विचारों से उन्मुक्त समुदायों की समाज में क्या स्थिति थी। महाभारत प्राचीन काल के सामाजिक मूल्यों के अध्ययन का एक अच्छा साधन है। उचित तर्क देकर इस कथन की पुष्टि कीजिए। 4 से 5 नंबर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और कई बार 8 नंबर में भी पूछा गया है। महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है, संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का ये। अगला है कि महाभारत क्या है, इसका समालोचनात्मक संस्करण कैसे तैयार हुआ। सीबीएसई दिल्ली 2019, 21 और 22 में क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, इस तरह से सारी चीजें आपको करनी है। अगला क्या है, महाभारत काल 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक में स्त्रियों और पुरुषों के संदर्भ में संपत्ति के अधिकार का वर्णन कीजिए। सीबीएसई दिल्ली 2019 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। अगला है, महाभारत बंधुता, विवाह और पितृवांशिक की एक कहानी है, इस कथन की परख कीजिए। सीबीएसई 2017 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, इसको भी आपको कवर करना है। ठीक है ना। ठीक है, इस तरह से ये सारी चीजें आपको करनी है। ये 8 नंबर में क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। अगला है, सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की भूमिका की चर्चा कीजिए, अथवा सांची के स्तूप के अवशेषों के संरक्षण में भोपाल की बेगमों ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उचित प्रमाण देकर इस कथन की पुष्टि कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगला देख सकते हैं 8 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इतिहासकार प्राय मूर्तिकला के अर्थ को समझने के लिए इसकी पुष्टि साहित्यिक प्रमाणों से करते हैं।
सांची की मूर्तिकला के संदर्भ में इस कथन का मूल्यांकन कीजिए। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, ये 8 नंबर में पूछा जा सकता है इस चैप्टर से। तो इसको आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, साथ ही साथ ठीक है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कंप्लीट उत्तर है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते थे, अथवा वर्णन कीजिए कि स्तूपों का निर्माण किस प्रकार किया गया था, ठीक है ना। इस तरह से सारी चीज़ें आपको करनी है। इस चैप्टर के कुछ एमसीक्यू हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ठीक है ना। तो ये आपको कर लेना है, जिस पे मैंने टिक लगा रखा हो तो करना ही करना है, बाकी और भी आप सब प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। सांची और भरूच के प्रारंभिक स्तूपों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। वर्णन कीजिए कि बौद्ध धर्म का विकास किस प्रकार हुआ। सीबीएसई 2019 2018 में दोनों क्वेश्चन को पूछा गया है। इसी प्रकार से महात्मा बुद्ध तथा बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का संक्षेप वर्णन कीजिए, ठीक है। सूत पिटक, अभिधम पिटक, विनय पिटक से भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर का नाम क्या है, महावीर स्वामी पर कितने तीर्थंकर हुए थे, इस तरह से पहले तीर्थंकर कौन थे, उनका जन्म कहाँ हुआ, ये सारे क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई भगवान जो बुद्ध है, महात्मा बुद्ध, उन्हें निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई है, ठीक है। महाविनिष्क्रमण क्या है, धर्म चक्र परिवर्तन क्या है, ठीक है। महापरिनिर्वाण से क्या समझते हैं, इस तरह के क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला है बौद्ध संघ क्या था, इसकी मुख्य विशेषताएं बताइए। इसके अलावा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है, तो ये कर लीजिए। अगर अभी तक आपने इतिहास में कुछ भी नहीं किया है तो आपको ये वीडियो कंप्लीट देखनी है, एंड तक देखनी है, और ये आप अगर आपने कर लिया तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपना पेपर संपन्न कर पाएंगे। स्तूप की खोज किस प्रकार हुई और सांची के स्तूप संरक्षित रहें परंतु अमरावती के स्तूप संरक्षित नहीं रहे, ऐसा क्यों, अथवा अमरावती स्तूप की नियति सांची स्तूप से कैसे भिन्न थी, स्पष्ट कीजिए। तो ये जो है 8 नंबर में जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको आपको करना है, ठीक है ना। ये पूरा क्वेश्चन जो 8 नंबर का है, अति लघुतरीय क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। महायान और हीनयान से भी क्वेश्चन आता है, कई बार पूछा गया है। महायान और हीनयान कौन थे, हिंदू धर्म में त्रिदेव की मान्यता के क्या तात्पर्य हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है। अगला है किताबुल हिंद पर एक लेख लिखिए, अथवा अल बिरूनी की कृति किताबुल हिंद को एक विस्तृत ग्रंथ क्यों माना गया है। सीबीएसई 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। इब्न बतूता द्वारा दास प्रथा के संबंध में दिए गए साक्ष्यों को विवेचन कीजिए, ठीक है। तो इब्न बतूता सती प्रथा के कौन से तत्वों ने बर्नियर का ध्यान अपनी ओर खींचा, ठीक है। जाति व्यवस्था के संबंध में अल बिरूनी की व्याख्या पर चर्चा कीजिए। ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। ये 8 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको आपको कंप्लीट करना है ना। इसी प्रकार से जो है एमसीक्यू है इस चैप्टर के, आप देख सकते हैं। इस एमसीक्यू का प्रैक्टिस कर लीजिए। एमसीक्यू में से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस एमसीक्यू को प्रैक्टिस कर लीजिए। इससे बाहर कोई भी एमसीक्यू नहीं आएगा इस चैप्टर से, तो इसको आपको कर लेना है, ठीक है ना। ये सारे ठीक है, जितने भी हम दिखा रहे हैं इनको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी प्रकार से अगर बात करें तो भाई अल बिरूनी से लेखन कार्य में किस भाषा का प्रयोग किया गया, तो अरबी भाषा का। रेहला और ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर के लेखकों के नाम बताइए। फ्रांसवा बर्नियर के ग्रंथ ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर यूरोप में महत्वपूर्ण क्यों माना गया है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस अतियस शब्द का क्या अर्थ है, उस यात्री नाम बताइए जिसे हठीला यात्री कहा जाता है, इब्न बतूता। ये क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे, देख सकते हैं। बर्नियर मुगल साम्राज्य में शिल्पों और शिल्पकारों की स्थिति के बारे में किस प्रकार विरोधाभासी विवरण देता है, तो ये क्वेश्चन आपको करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो वो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है, तो उसको आपको आगे लेकर चलना है, उसे किसी प्रकार से आपको भूलना नहीं है, छोड़ना नहीं। क्लियर, चलिए अगला है 14वीं शताब्दी में यात्रा करना अधिक कठिन था और जोखिम भरा कार्य क्यों था, स्पष्ट कीजिए। इब्न बतूता एक हठीला यात्री था, उदाहरण दीजिए। इब्न बतूता अनजाने को जानने की उत्कंठा से परिपूर्ण था और इस कथन के संदर्भ में इसके पक्ष में आपको तर्क देना है। यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है।
इसी प्रकार से बर्नियर, ठीक है, 18वीं शताब्दी से बर्नियर के विवरणों ने यूरोपीय लेखकों को प्रभावित किया। इस कथन के समर्थन में तर्क दीजिए। ठीक है, इब्न बतूता ने भारतीय उपमहाद्वीप के शहर के लोगों के लिए व्यापक अवसरों से भरपूर पाया। दिल्ली शहर के संदर्भ में इस कथन की व्याख्या कीजिए। ठीक है ना, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से। इसी प्रकार से बेसरिया और बासरिया में अंतर स्पष्ट कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बेसरिया और बासरिया सूफी परंपराओं के बीच एक अंतर और एक समानता को उल्लेख कीजिए। ठीक है, अलवार और नैनार संत और वीर शोभ किस प्रकार जाति प्रथा की आलोचना करी। अलवार और नैनार कौन थे? ठीक है, नलियार द्वीप प्रबंधनम क्या है ना, वैष्णववाद के उपासक कौन थे, बसवना नाम ब्राह्मण क्या है। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। कबीर अथवा बाबा गुरु नानक के मुख्य उपदेशों का वर्णन कीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कबीर और बाबा गुरु नानक के उपदेश हैं, जो इनकी शिक्षा है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया और पूछा जा सकता है। सूफी मत के मुख्य धार्मिक विश्वासों और आचारों की व्याख्या कीजिए, ये भी आपको लेना है। इसी प्रकार से जो है इस चैप्टर के जो है एमसीक्यू, 6 चैप्टर के जो एमसीक्यू हैं ये भी आपको करने हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, यहाँ से जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है ना, ये सारे एमसीक्यू आपको कर लेने हैं, ये देखिए। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जहाँ से क्वेश्चन। खालसा पंथ की नींव किसने डाली? पहले सिख गुरु कौन थे? आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया? पद्मावत के लेखक कौन है? ठीक है, चिश्ती उपासना का अंग क्या था? ये सारी चीज़ आपको कर लेनी है एमसीक्यूज में। ठीक है, इस तरह से चित्र के माध्यम से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो ये सारे देख सकते हैं। तो ये सभी चित्र हैं और इसमें से एक चित्र तो डेफिनेटली आपके पेपर में आने वाला है। तो यहाँ पर चित्रों के उत्तर हैं, चित्र यहाँ पर पहचान लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में। ठीक है ना, इसी प्रकार से इस चैप्टर के एक नंबर जो है 1 वर्ड क्वेश्चन है। जोगी कौन थे? संत कबीर कौन थे? दिल्ली सल्तनत के समय के 2 सूफी शेखों के नाम बताइए। ये सब जो है आपसे पूछे जा सकते हैं, इन सभी को आपको कर लेना है। जिम्मी से क्या अभिप्राय है? ठीक है, जिम्मी से क्या अभिप्राय है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जिम्मी क्या मलिच कौन थे? शेख निजामुद्दीन औलिया से मिलने वाले 3 कवियों अथवा इतिहासकारों नाम बताए जिन्होंने शेख के बारे में लिखा। ये चीज़ आपको करनी है। उलटवासी रचना किसकी थी? पद्मावत के लेखक कौन थे? मनसीबी क्या थी? मीराबाई कौन थी? खालसा पंथ की नींव किसने डाली? तमिलनाडु की 2 कवित्रों के नाम लिखिए, अंडाल और कराईकला मैयार। ठीक है, इस तरह से जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, प्रारंभिक भक्ति परंपरा की मुख्य विशेषताएं बताइए, अथवा धर्म के इतिहासकारों ने भक्ति परंपरा को कैसे वर्गीकृत किया है। अलवार और नैनार संत कौन थे? उनकी गतिविधियों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। और अलवार और नैनार में अंतर, हीनयान और महायान में अंतर, श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर, इस तरह से आपसे अंतर पूछा जा सकता है। ठीक है ना, ये आपको कर लेना है। इस प्रकार से मीराबाई पर एक टिप्पणी लिखिए। कबीर पहले और आज भी उन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं जो सत्य की खोज में रूढ़िवादी सामाजिक संस्थाओं और विचारों को प्रश्नवाचक दृष्टि से देखते हैं। इसी प्रकार से जो है भारत में सूफी मत के विकास और खानका एवं सिलसिलों के गठन की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। ठीक है, खानका क्या होता है, सिलसिला क्या होता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों मैंने अपना पूरा प्रयास किया कि आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे सकूँ जहाँ से सवाल आपके पूछे जा सकते हैं। तो एक छोटा सा प्रयास है जिसमें आपकी सहायता हो सकती है। आप इसको पढ़िए और इन सभी को क्वेश्चन कीजिए और यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन आपको आपके पेपर में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है ना, इसी प्रकार से बात करें तो अगला है भक्ति परंपरा और राज के बीच संबंध क्या था। राज्य और भक्ति परंपरा और राज सूफी परंपरा बीच संबंधों की उदाहरण से व्याख्या कीजिए, इसको आपको करना है। ठीक है, तो इसी का 8 नंबर में जो है इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं और कबीर की शिक्षाएं से क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। 4 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर में पूछा जा सकता है। इस तरह से अभी तक हमने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज कर ली है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद है लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस कंप्लीट वीडियो की जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, वहाँ से आप जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए और एग्जाम में